हेलो बच्चों। तो हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी टर्म्स हमने पढ़ी थी, उसके बारे में थोड़ा सा देखा था। हमें लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करनी है, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशंस में मैंने आपको बताया था कि लिक्विड सॉल्यूशंस हम 3 प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें सॉल्यूट जो है वो डिफरेंट होगा, बाकी जो सॉल्वेंट है वो सेम ही रहता है। तो सॉल्यूट में हम सॉलिड एंड लिक्विड कर सकते हैं, और अपन नेक्स्ट कर सकते हैं गैस इन लिक्विड, और थर्ड जो है वो है लिक्विड इन लिक्विड। तो ये 3 टाइप से लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉलिड जो सब्सटेंस है वो सॉल्यूट होगा, और जो लिक्विड है यहाँ पे वो सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट लिक्विड में हम सॉलिड को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब वो कितना डिसॉल्व होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करेगा, यानी कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कितनी एक्सटेंट तक डिसॉल्व हो सकता है, ये डिपेंड करेगा उसकी सॉल्युबिलिटी पर। तो द extent of solid to dissolve in liquid solvent depends upon its solubility and the factors affecting solubility। तो किसी भी सॉलिड की डिसॉल्व होने की जो एक्सटेंट है किसी लिक्विड के अंदर, वो एक तो उसकी सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करती है, और दूसरा उस सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उन पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम शुगर ले C12H22O11, इसे हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब शुगर वाटर में कितना डिसॉल्व होता है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, और सॉल्वेंट कितना लिया है, और शुगर की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो वो सब इन फैक्टर्स में इंक्लूड होके फिर हम देखते हैं कि शुगर को हम वाटर में कितना डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से यदि हम बात करें NaCl सॉल्ट जो होता है, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये भी सॉलिड होता है, इसे भी हम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड थिंग ये होती है कि ये जो हम सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, जिसे लिक्विड है जो वाटर, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ये प्रोसेस कौन सी नेचर का होता है। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग हीट रिलीज होती है या इस प्रोसेस के ड्यूरिंग हीट एब्जॉर्ब होती है। तो इसके बेसिस पे इन प्रोसेस को भी क्लासीफाई कर रखा होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द हीट, जो प्रोसेस होती है, जो रिएक्शंस होती है, वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो एक्सोथर्मिक होती है और एक एंडोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक ऐसी प्रोसेस होती है जिनमें हम ये देखते हैं कि उस रिएक्शन से या प्रोसेस से हीट रिलीज होता है, जबकि एंडोथर्मिक ऐसी प्रोसेस होती है जिसे हमें करवाने के लिए, उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो सॉल्युबिलिटी है वो इस प्रोसेस पे कैसे डिपेंड कर रही है, उस प्रोसेस के ड्यूरिंग जो हीट है, जो एनर्जी है, वो भी इस सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं और फिर उसकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, वो कितना सॉल्युबल है या नहीं।
इसकी यूनिट दी जाती है ग्राम पर लीटर। तो अब देखते हैं हम इसके फैक्टर्स जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी जो है वो नेचर पे भी डिपेंड करती है कि हमने सॉल्वेंट में, जो लिक्विड सॉल्वेंट है, उसमें कौन सा सॉल्यूट हमने ऐड किया है, और दूसरा सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की नेचर कैसी है। क्योंकि दोनों की नेचर जब डिफरेंट होती है तो सॉल्युबिलिटी भी वहाँ पे डिफ़र होने वाली है, और नेचर यदि आइडेंटिकल है तो भी उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो नेचर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो नेचर के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि एक सॉल्यूशन केमिस्ट्री के अंदर हम एक फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट ये है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि सेम नेचर के जो होते हैं वो सेम नेचर के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। डिफरेंट नेचर के सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो कभी भी मिक्स नहीं होते। सॉल्यूट और सॉल्वेंट तभी मिक्स होगा जब दोनों की नेचर सेम होगी। तो इसीलिए ये जो फैक्ट है वो यूज करते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो डिफरेंट नेचर सॉल्यूट cannot be dissolved in a different nature solvent. जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम NaCl जो होता है सॉलिड, तो NaCl जो है वो पोलर कंपाउंड है। यदि इसे हम वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर भी एक पोलर कंपाउंड होता है। तो दोनों की नेचर सेम है, पोलर और पोलर। तो इसका मतलब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। यदि NaCl को बेंजीन में डिसॉल्व करें बेंजीन क्या होता है, नॉन पोलर, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि दोनों के नेचर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट नेचर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कभी भी मिक्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये है पोलर सॉल्यूट जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पोलर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट नॉन पोलर है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। या इसका वाइस वर्सा कर लो, नॉन पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता। तो हम डिसॉल्व तभी कर सकते हैं जब दोनों की नेचर आइडेंटिकल हो, सेम हो। पोलर पोलर में होगा, नॉन पोलर में होगा, बट पोलर और नॉन पोलर दोनों कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। तो ये फर्स्ट फैक्टर था जिसमें हम नेचर की बात करते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो कंपोनेंट है उनकी नेचर कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर यदि हम देखें टेम्परेचर इफेक्ट,
तो टेम्परेचर इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो प्रोसेस जो है वो अभी मैंने बताया था आपको 2 टाइप की होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो चाहे फिजिकल प्रोसेस हो, प्रोसेसेस जो होती है वो 2 टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर और हीट। एक तो होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। अब ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, जिसमें हम सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, तो ये जो प्रोसेस है सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसके बेसिस पर इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो भी डिफर होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्सोथर्मिक के अंदर। एक्सोथर्मिक में ये देखा गया है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the solubility of solid in liquid decreases, ये डिक्रीज होती है। इसका रीजन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है, यानी जो सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ था वो सॉल्यूट भी अब क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी उस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा, तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। जैसे मान लो ए कोई सॉल्यूट है, सॉलिड, इसको हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर, और प्रोसेस जो है वो है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर हम ये देखते हैं ए मान लो डिसॉल्व हो गया, ये एक्वस बनाएगा। जब ये डिसॉल्व होगा तो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ चारों तरफ से इसको केस में क्या कर लेते हैं, एनवलप कर लेते हैं, और ये एक्वस फॉर्म में आ जाता है। और यहाँ मान लीजिए हीट रिलीज हो रही है, हीट क्या हो रही है यहाँ पे, रिलीज हो रही है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल एच रिएक्शन जो है वो क्या आएगी, नेगेटिव। जिसमें हीट रिलीज होती है तो उसका डेल एच जो है वो एंथैल्पी है, वो नेगेटिव आएगा। अब यदि इस केस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। इक्विलिब्रियम में हम ये लॉ लगाते हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल तभी लागू होता है जब वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो, दोनों साइड से चलती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, इसको हम F लिख देते हैं, और ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी, इसको B लिख देते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यहाँ पे यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो लगातार हीट रिलीज होती रहेगी। हीट रिलीज होने से यहाँ पे जो हीट की अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। तो किसी भी रिएक्शन में किसी भी साइड, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड कोई चेंज आता है, टेम्परेचर में, एनर्जी में, या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन में, प्रेशर में, तो ऐसा कोई चेंज यदि ऑब्जर्व होता है तो रिएक्शन क्या करती है, उस चेंज को रेसिस्ट करती है, यानी कि उस चेंज को रोकना चाहेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा यहाँ पे हीट रिलीज जो है वो बढ़ती जाएगी, तो ये जो रिएक्शन है ये चाहेगी कि ये जो हीट रिलीज बढ़ रहा है इसे कम किया जाए। और ये हीट रिलीज तभी कम होगा जब ये ए इसमें घुलना बंद हो जाए। समझ में आ रही बात? जब ए का इसमें घुलना बंद हो जाएगा तो यहाँ पर हीट जो रिलीज हो रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ए जो है वो अब इसमें घुलना बंद कर देगा, जिससे ये हीट जो है वो रिलीज हो रही थी वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, और ये जो रिएक्शन है वो क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी। तो जो डिसॉल्व हुआ था वो भी उसमें से निकल के बाहर निकलने लग जाएगा, और इससे इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती जाएगी, वो घटती जाएगी। यानी ए अब इसमें सोल्यूबल नहीं रहेगा,
जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसे कहते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जो हम इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री के अंदर इसको अप्लाई करते हैं। तो टेम्परेचर की बेसिस पे यदि कोई भी प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी बेटा, वो हमेशा डिक्रीज ही होती है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है जिनमें हम देखेंगे। अगला देखो, एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर एंडोथर्मिक में क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द solubility of solid in liquid increases, इसमें बढ़ती है। मान लीजिए B एक सॉलिड है, सॉल्यूट, इसे वाटर में डिसोल्व करते हैं और ये डिसोल्व हो रहा है B एक्वस फॉर्म में, और यहाँ जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी। डेल एच रिएक्शन जो है वो यहाँ पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आता है तो ये एंडोथर्मिक होता है, तो यहाँ हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। यदि इस केस में हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएं, टेम्परेचर की यहाँ पे इंक्रीज करें, तो ये जो पॉजिटिव डेल रिएक्शन है ये क्या होगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा। जितनी हीट हम देते हैं ये उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब इस साइड में होता है, रिएक्टेंट साइड में, यानी कि B इस वाटर में तभी डिसोल्व हो पाएगा जब इसे एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिल पाएगी। जब तक हम इसे सफिशिएंट एनर्जी नहीं देंगे तब तक ये इसमें डिसोल्व नहीं होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसको एनर्जी मिलती जाएगी और ये घुलता जाएगा। तो जो चेंज है वो रिएक्टेंट साइड आ रहा है। तो चेंज रिएक्टेंट साइड आने के कारण क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन इसे कम करना चाहेगी। तो अब रिएक्टेंट साइड जो चेंज है उसको कम करने के लिए रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो ये जितना ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगा उतना ही यहाँ पर हीट जो है वो बैलेंस होती जाएगी, एनर्जी जो है वो बैलेंस होती जाएगी। तो इस केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती रहती है। सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो ये टेम्परेचर इफेक्ट होता है। अब इसमें जो एक एक्सेप्शन है जिसमें दोनों प्रोसेस देखी जाती है, पहले वो इंक्रीज होता है फिर थोड़ी देर बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो दोनों टाइप की प्रोसेस हम देखते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन है एक होता है सॉल्ट जिसका नाम होता है ग्लोबुलर सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट इसे बोलते हैं, ग्लोबल सॉल्ट। फॉर्मूला होता है इसका Na2SO3.8H2O, ग्लोबल सॉल्ट बोलते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ हम सॉल्युबिलिटी ले लेते हैं, यहाँ टेम्परेचर ले लेते हैं। पहले तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट तक आके मैक्सिमम हो जाती है। यानी इस पॉइंट पर सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जैसे फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है तो अब ये जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, लगातार डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें ग्लोबल सॉल्ट में ये देखा गया है कि पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट आने के बाद आप फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी उसके साथ साथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसमें पहले वो इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। ठीक है। तो ये था टेम्परेचर इफेक्ट ओवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। अगला जो इफेक्ट है प्रेशर इफेक्ट, तीसरा प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। क्यों नहीं होता, ड्यू टू solids are incompressible। क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं लगा सकते।
इसलिए प्रेशर का सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये 3 फैक्टर थे जिसमें हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। इसके बाद हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास हम यही ख़त्म करेंगे। अगला जो सॉल्यूशन है गैस इन लिक्विड, वो हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक आप इन्हें अच्छे से नोट्स में लिखते रहें, कॉपी में बनाते रहें इनके नोट्स, और बुक से इनको ज़रूर देखें, बुक्स में भी आपको ये पढ़ना है। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। अब अपनी अगली क्लास जो होगी उसमें हम गैस के बारे में बात करेंगे।